Hi, this is Jyoti Deshwal. I welcome you all again back to my YouTube channel, or welcome as the case may be. I hope that you all are doing well and having amazing great day. What we are going to cover in this revision lecture, we are going to revise your essay number 560. ये भी आपके चैप्टर नंबर 3 का ही हिस्सा है, essay नंबर 560. अगर आप चैनल को फॉलो कर रहे हो then you must know कि हम क्या रिवाइज कर रहे हैं. We are revising your entire CA इंटर ऑडिट का जितना भी आपका सिलेबस है, वन बाय वन करके हम आपके पूरे सिलेबस को डिटेल में रिवाइज कर रहे हैं. मतलब रिवीजन के साथ साथ वी आर ऑल्सो टेकिंग द कंसेप्ट क्लैरिटी. और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम कवर करेंगे आपका एसे नंबर 560. बहुत छोटा सा स्टैंडर्ड है पर बहुत इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड है आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, राइट. इनफैक्ट जितने भी स्टैंडर्ड आपके ऑडिट में हैं वो सारे के सारे स्टैंडर्ड ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर वीडियोज ऑफ CA इंटर एज वेल एज CA फाइनल ऑडिट. और जब आपकी पूरी की पूरी रिवीजन खत्म हो जाएगी उसके बाद देयर आर गोइंग टू बी क्विक रिवीजन क्लासेस एंड अदर मटेरियल जो आपके MTPs हैं, RTPs हैं, SM के क्वेश्चंस हैं, जो क्वेश्चंस मुझे इंपॉर्टेंट लगते हैं, ETC जो भी मुझे डालना है, आई एम गोइंग टू put all those things out on this channel. So if you have not subscribed to the channel, do subscribe to the channel. Okay. सो हम स्टार्टिंग विद एसे 560. 560 किस चीज़ के बारे में बात करता है? 560 आपकी बात करता है सब्सिक्वेंट इवेंट्स को लेकर मेरे ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है. ठीक है, इस पूरे के पूरे स्टैंडर्ड में हम दो ही चीज़ सीखेंगे, इवेंट और फैक्ट्स. इवेंट को लेकर, सब्सिक्वेंट इवेंट्स को लेकर, मतलब वो इवेंट्स जो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेट के बाद हुए हैं, वो इवेंट्स जो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट डेट के बाद हुए हैं पर ऑडिटर की रिपोर्ट से पहले हुए हैं, उनको कहते हैं सब्सिक्वेंट इवेंट. तो ये स्टैंडर्ड आपके ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बताता है इन रिलेशन टू सच इवेंट. अगर आपको AS4 याद हो, वहां पे हमने क्या पढ़ा था? वहां पे हम पढ़ते होते थे एडजस्टिंग इवेंट और नॉन एडजस्टिंग इवेंट. एडजस्टिंग इवेंट मतलब वो इवेंट्स जो आपकी बैलेंस शीट डेट के बाद हुए हैं पर आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उन इवेंट्स को एडजस्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी आपकी मैनेजमेंट की, क्योंकि उन इवेंट्स के होने के चांसेस आपकी बैलेंस शीट डेट पे एग्जिस्ट करते थे. सो दैट टाइप ऑफ इवेंट्स को हम कहते थे एडजस्टिंग इवेंट. तो हमारा ये जो स्टैंडर्ड है वो ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है इन रिलेशन टू सच नॉन एडजस्टिंग इवेंट, मतलब इन शॉर्ट इन रिलेशन टू सच सब्सिक्वेंट इवेंट्स, वो आपका ये स्टैंडर्ड बताता है. ठीक है, तो हम इस स्टैंडर्ड में अलग अलग सिचुएशंस को कवर करेंगे और बहुत ही, बल्कि CA इंटर में ये स्टैंडर्ड बहुत ही छोटा स्टैंडर्ड है, बहुत कम क्वेश्चन बनते हैं पर एग्जाम में इस स्टैंडर्ड से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. तो आप इस स्टैंडर्ड को बहुत अच्छे से सुनोगे, पेशेंस के साथ सुनोगे. यस और नो, यस और नो. भले ही मुझे आपका यस नहीं सुनाई दे रहा है लेकिन फिर भी आप यस बोलोगे, तो बोलो यस. गुड. तो ऐसे 560 क्या बताता है? ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है इन रिलेशन टू सब्सिक्वेंट इवेंट. सबसे पहले ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझने से पहले आपको क्या पता होना चाहिए कि सब्सिक्वेंट इवेंट का मतलब क्या होता है. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सब्सिक्वेंट इवेंट? तो ऐसे 560 कहता है कि सब्सिक्वेंट इवेंट का मतलब वो इवेंट जो हुए हैं बिटवीन द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट. सबसे पहले वो इवेंट जो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बाद और ऑडिटर्स रिपोर्ट से पहले हुए हैं, मतलब बिटवीन द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड ऑडिटर्स रिपोर्ट, प्लस वो फैक्ट्स जो ऑडिटर को पता लगे. ये भी आपके सब्सिक्वेंट इवेंट में आएगा कि जो फैक्ट्स आपके ऑडिटर को पता लगे जब उसने अपनी रिपोर्ट बना ली है. अपनी रिपोर्ट बना ली है मतलब उसने अपनी रिपोर्ट बना के उसके ऊपर डेट डाल दी है, उस पर साइन कर दिए हैं. तो दो चीजें आएंगी आपके सब्सिक्वेंट इवेंट में. कौन कौन सी? वो इवेंट जो आपके ऑडिटर को पता लगे आफ्टर द डेट ऑफ बैलेंस शीट, आफ्टर द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. इसका मतलब कि जो भी आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लेटेस्ट पीरियड कवर है उस पीरियड की लास्ट डेट, ये बात क्या बोलता है, उस पीरियड की लास्ट डेट, ये चीज आप
आपका ऐसे डिफाइन करता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेट का क्या मतलब है। फॉर एग्जांपल 31 मार्च आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेट होगी, तो उस डेट के बाद और आपकी ऑडिटर ने जब ऑडिट रिपोर्ट पे साइन किए, उस साइन करने से पहले, मतलब इन दोनों डेट्स के बीच में जो भी इवेंट्स होंगे, आपका स्टैंडर्ड उनको सब्सिक्वेंट इवेंट कहता है। प्लस वो बातें जो आपके ऑडिटर को पता लगी आफ्टर द ऑडिटर्स रिपोर्ट, मतलब उसने ऑडिटर रिपोर्ट बना ली है, उसके ऊपर साइन कर दिए हैं, उसके बाद उसको जो भी फैक्ट्स पता लगे उसके रिलेशन में मेरे ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, वो आपका स्टैंडर्ड बताएगा। तो सब्सिक्वेंट इवेंट की डेफिनेशन में दो चीजें आई, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है इन रिलेशन टू सब्सिक्वेंट इवेंट, ये बात कवर्ड है आपके एसए 560 के स्कोप में। तो एसए 560 के स्कोप में सबसे पहले क्या आता है कि ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है इन रिलेशन टू दीज सब्सिक्वेंट इवेंट, जो हमने अभी अभी देखे। लेकिन इसमें कुछ चीजें इंक्लूड नहीं होती है, इसको फटाफट इंपॉर्टेंट मार्क कर लो एमसीक्यू के पर्सपेक्टिव से, कि इस चीज में, इस ऐसे में आपका ऑडिटर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन रिलेशन टू सब्सिक्वेंट इवेंट, उसमें एक चीज कवर नहीं होती है। मैम कौन सी चीज? आपके ऑडिटर को जो भी अदर इंफॉर्मेशन मिलती है आपकी रिपोर्ट के बाद, आपकी ऑडिटर्स रिपोर्ट बनाने के बाद, एज पर एसए 720 जहां पे हम अदर इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं, वो इंफॉर्मेशन जो आपके ऑडिटर को आपकी ऑडिट रिपोर्ट बनाने के बाद मिलती है, वो आपके सब्सिक्वेंट इवेंट्स में नहीं आती है। तो ये क्वेश्चन आपका एमसीक्यू के पर्सपेक्टिव से बन सकता है, ठीक है। तीसरा, हमारे ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या है एज पर एसए 560। तो जितने भी हमारे स्टैंडर्ड है, उन स्टैंडर्ड में हमारे ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या है कि उसको एक सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस कलेक्ट करना है। तो इस स्टैंडर्ड के हिसाब से भी आपके ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव यही है कि उसको सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस कलेक्ट करने हैं। किसके रिगार्डिंग उसको सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस कलेक्ट करने हैं? नंबर 1, वो इवेंट्स जो हुए हैं बिटवीन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट विच रिक्वायर्स एडजस्टमेंट। मैंने अभी बताया AS4 में 2 टाइप के इवेंट्स होते हैं। नंबर 1 एडजस्टिंग इवेंट, नंबर 2 आपके नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स। एडजस्टिंग इवेंट वो इवेंट होते हैं जिनके होने की प्रोबेबिलिटी वर एग्जिस्टिंग ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट और हुए वो बाद में है। मैम एक एग्जांपल दो। फॉर एग्जांपल, आपकी एंटिटी के ऊपर कोई लीगल केस चल रहा था ऑन द बैलेंस शीट डेट, लेकिन उसका रिजल्ट आया 1 अप्रैल को, 2 अप्रैल को या 5 अप्रैल को, तो इट इज एन एडजस्टिंग इवेंट। मतलब योर मैनेजमेंट विल हैव टू डिस्क्लोज दिस इवेंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आपके मैनेजमेंट को इसकी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, ठीक है। तो ऐसे 560 कहता है कि आपके ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको क्या ऑब्टेन करनी है, सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस इन रिलेशन टू दोज इवेंट्स व्हिच आर हैपनिंग बिटवीन द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड ऑडिटर्स रिपोर्ट व्हिच रिक्वायर्स एडजस्टमेंट। आपके ऑडिटर को ये ऑडिट एविडेंसेस कलेक्ट करने हैं कि जो भी एडजस्टमेंट आपकी मैनेजमेंट को करनी चाहिए थी एज पर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, आपकी मैनेजमेंट ने उस एडजस्टमेंट को अप्रोप्रिएटली किया है। मतलब वो एडजस्टमेंट आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रॉपरली रिफ्लेक्ट हो रही है, जैसे मैंने अभी आपको बताया आपका ऑनगोइंग कोर्ट केस। दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऑडिटर की ये है कि उसको सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस कलेक्ट करने के साथ साथ उसको रिस्पॉन्स देना है इन रिलेशन टू द फैक्ट्स। कौन से फैक्ट्स? जो उसको ऑडिटर्स रिपोर्ट के बाद मिले। वो फैक्ट्स जो उसको कब मिले? ऑडिटर्स रिपोर्ट के बाद मिले। और ये ऐसे फैक्ट थे, अगर आपके ऑडिटर को इन फैक्ट्स के बारे में पहले से पता होता, अगर आपके ऑडिटर को इन फैक्ट्स के बारे में पहले पता होता, तो उसका जो एट प्रेजेंट ऑडिट ओपिनियन है उसको वो अमेंड कर देता। मतलब वो इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं कि अगर आपके ऑडिटर को इन फैक्ट्स के बारे में पहले से पता होता, योर ऑडिटर वुड हैव अमेंडेड
योर ऑडिट रिपोर्ट। फॉर एग्जांपल उसको एक फैक्ट पता लगा कि आपकी मैनेजमेंट ने किसी भी पर्टिकुलर लॉ या रेगुलेशन के साथ कंप्लायंस नहीं किया है, तो ये एक ऐसा फैक्ट है जो आपके ऑडिटर को ऑडिट रिपोर्ट बनाने के बाद पता लगा, लेकिन आपके ऑडिटर को अगर ये फैक्ट पहले से पता होता तो जो उसका ओपिनियन एट प्रेजेंट है उसको वो अमेंड कर देता। तो आपके ऑडिटर को सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस कलेक्ट करने पड़ेंगे इन रिलेशन टू दिस फैक्ट्स। तो अभी तक मैंने आपको जो भी समझाया ऊपर से लेकर अभी तक, मुझे बताओ मैंने क्या क्या समझाया। मैंने सबसे पहले आपको बताया कि सब्सिक्वेंट इवेंट में कौन कौन सी चीजें आती हैं, ठीक है। सबसे पहले ऐसे 560 में हम क्या पढ़ रहे हैं, ऐसे 560 में हम पढ़ रहे हैं कि ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है इन रिलेशन टू सब्सिक्वेंट इवेंट। तो सब्सिक्वेंट इवेंट के रिलेशन में ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ये समझने से पहले आपको क्या पता होना चाहिए कि सब्सिक्वेंट इवेंट होते क्या हैं। स्टैंडर्ड कहता है कि सब्सिक्वेंट इवेंट का मतलब है वो इवेंट जो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेट और ऑडिटर्स रिपोर्ट की डेट के बीच में हुए हैं, प्लस वो फैक्ट जो आपके ऑडिटर को ऑडिटर्स रिपोर्ट के बाद पता लगे हैं, वो आपके सब्सिक्वेंट इवेंट की डेफिनेशन में आएंगे। दूसरा हमने सीखा कि इस एसे के स्कोप में कौन कौन सी बातें आती हैं। तो स्टैंडर्ड ने कहा कि मेरे स्कोप में सब्सिक्वेंट इवेंट के रिलेशन में जो भी ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कवर होगी, लेकिन ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी इन रिलेशन टू अदर इंफॉर्मेशन जो आपके ऑडिटर को मिलती है ऑडिटर्स रिपोर्ट के बाद अंडर एसे 720 वो यहां पे कवर नहीं होगी। उसके बाद हमने देखा कि आपके ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या है एज पर एसे 560। तो आपके एसे ने कहा कि ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव है कि उसको सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस लेने हैं इन रिलेशन टू टू थिंग्स। कौन कौन से टू थिंग्स? पहली चीज इवेंट्स के बारे में। कौन से इवेंट? जो मैंने अभी बताया वही इवेंट जो उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेट और उसकी ऑडिटर्स रिपोर्ट की डेट के बीच में हुए हैं, और वो इवेंट जो जिसको एडजस्ट करने की रिक्वायरमेंट आपकी मैनेजमेंट के ऊपर आती थी। तो आपका ऑडिटर सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस कलेक्ट करेगा कि क्या आपकी मैनेजमेंट ने इन एडजस्टिंग इवेंट को अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एडजस्ट किया है एप्रोप्रिएटली कि नहीं किया है। फॉर एग्जांपल जो आपका कोर्ट केस चल रहा था, उसके बाद मैंने बोला कि वो फैक्ट्स जो आपके ऑडिटर को मिले हैं आफ्टर द ऑडिटर्स रिपोर्ट, उसके रिलेशन में भी आपके ऑडिटर को सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस कलेक्ट करने हैं। ये वो फैक्ट्स हैं जो आपके ऑडिटर को अगर पहले पता होते तो ही वुड हैव अमेंडेड हिज ऑडिट ओपिनियन, उसको वो अपनी ऑडिट रिपोर्ट को अमेंड कर देता। तो उसके रिलेशन में भी मेरे ऑडिटर्स को सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस कलेक्ट करने हैं। सो दिस वाज योर एसे 560 का फर्स्ट पार्ट। उसके बाद आती है आपकी सिचुएशन नंबर 1। ये सिचुएशन से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन कौन से आपको ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ में आई। एक बार ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी दोबारा से बताओ, क्योंकि जब तक आपको ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं क्लियर होगी एज पर 560 तब तक आप नहीं कवर कर पाओगे इन सिचुएशंस को। ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको क्या कलेक्ट करने हैं? ऑडिट एविडेंसेस, ठीक है। किस रिलेशन में? इवेंट को लेकर और फैक्ट्स को लेकर। तो सबसे पहले हम क्या उठा रहे हैं कि आपका ऑडिटर कैसे ऑडिट एविडेंसेस कलेक्ट करेगा इन रिलेशन टू इवेंट। तो सबसे पहले हम क्या उठा रहे हैं कि कौन कौन से ऑडिट प्रोसीजर्स आपके ऑडिटर को परफॉर्म करने चाहिए इन ऑर्डर टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस इन रिलेशन टू दोज इवेंट्स व्हिच आर हैपनिंग बिटवीन योर डेट ऑफ बैलेंस शीट, डेट ऑफ योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड ऑडिटर्स रिपोर्ट, ठीक है। कहता है देखो आपको ये याद करना है, तो आप स्टेप बाय स्टेप चलोगे। कौन से स्टेप? स्टेप नंबर 1 कि सबसे पहले ऑडिटर आइडेंटिफाई करेगा इन इवेंट्स को। सबसे पहले क्या करेगा? आइडेंटिफाई करेगा इन इवेंट्स को, उन इवेंट्स को जिसकी एडजस्टमेंट आपकी मैनेजमेंट को करनी चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। मतलब आपका ऑडिटर आइडेंटिफाई करेगा एडजस्टिंग इवेंट को। स्टेप नंबर 2 आपका ऑडिटर डिसाइड करेगा, डिटरमाइन करेगा कि उसका एनटीई क्या होगा ऑडिट प्रोसीजर्स का। कैसे वो डिसाइड करेगा? ऑडिटर अपने एनटीई को डिसाइड करने के लिए सबसे पहले अंडरस्टैंड करेगा मैनेजमेंट की प्रोसेसेस, कि मैनेजमेंट कैसे अपने इवेंट्स को आइडेंटिफाई करती है, मैनेजमेंट
कैसे अपने सब्सिक्वेंट इवेंट को आइडेंटिफाई करती है, उसके बाद वो मैनेजमेंट से पूछेगा, इंक्वायरी करेगा कि मैनेजमेंट क्या आपको कोई भी सब्सिक्वेंट इवेंट मिले जो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अफेक्ट कर सकते हैं। उसके साथ साथ वो मिनट्स को भी रीड करेगा जो आपकी मैनेजमेंट की मीटिंग्स की मिनट है, इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई दीज इवेंट्स। और वो एंटिटी की अगर कोई लेटेस्ट इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, अगर कोई है, मतलब कि हर एक एंटिटी मान लो क्वार्टरली रिपोर्ट बनाती है, तो 31 मार्च के बाद उसकी जो भी लेटेस्ट क्वार्टरली रिपोर्ट होगी उसको वो पढ़ेगा इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई दिस इवेंट्स। ठीक है, अब दोबारा से बताओ, पहला स्टेप क्या था? सबसे पहले वो आइडेंटिफाई करेगा उन इवेंट्स को जो जिनके अंदर एडजस्टमेंट होनी चाहिए, मतलब सबसे पहले वो आइडेंटिफाई करेगा एडजस्टिंग इवेंट को। फिर आपका ऑडिटर डिटरमाइन करेगा एनटीई ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स कि उसको कौन से ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने हैं इन ऑर्डर टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस। और ये उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, ये उसको डिसाइड करने के लिए सबसे पहले वो मैनेजमेंट की प्रोसेसेस को समझेगा कि मैनेजमेंट कैसे आइडेंटिफाई करती है। मैनेजमेंट से इंक्वायरी करेगा कि मैनेजमेंट क्या तुमने कोई सब्सिक्वेंट इवेंट आइडेंटिफाई करे हैं जिसका इफेक्ट मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे आ रहा है, और वो मिनट्स को रीड करेगा आपकी मैनेजमेंट की, या अगर कोई और लेटेस्ट इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट अवेलेबल है तो उस इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को भी वो रीड करेगा इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई दिस सब्सिक्वेंट इवेंट। स्टेप नंबर 3 है, अगर आपके जो इवेंट्स है जिनके अंदर एडजस्टमेंट होनी चाहिए थी, आपके जो इवेंट्स है जिसके अंदर एडजस्टमेंट होनी चाहिए थी, आपका ऑडिटर ये देखेगा कि उन आपकी मैनेजमेंट ने इन इवेंट्स की एडजस्टमेंट अप्रोप्रिएटली करी है या नहीं करी है, ओके। सो दिस वॉज योर 3 स्टेप्स जो आपका ऑडिटर परफॉर्म करेगा इन रिलेशन टू ऑब्टेनिंग द ऑडिट एविडेंसेस इन रिलेशन टू द इवेंट्स जो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेट और आपके ऑडिटर्स की डेट के बीच में होते हैं। हमने दूसरा क्या पढ़ा था कि ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस कलेक्ट करने हैं इन रिलेशन टू वो फैक्ट्स जो उसको पता लगे हैं आफ्टर द ऑडिटर्स रिपोर्ट। और अगर उसको वो फैक्ट पहले से पता होते तो वो अपना ऑडिट ओपिनियन क्या कर चुका होता, अमेंड कर चुका होता, मतलब अपनी ऑडिट रिपोर्ट अमेंड कर चुका होता। तो ये वही सिचुएशन कवर है कि आपका ऑडिटर कौन कौन से, अच्छा यहाँ पे 2 सिचुएशन है, कौन कौन सी 2 सिचुएशन कि ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है उन फैक्ट्स को लेकर, बहुत ध्यान से सुनना, उन फैक्ट्स को लेकर जो उसको पता लगे हैं आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट। मतलब ऑडिटर की रिपोर्ट बन चुकी है, उस पे साइन हो चुके हैं, उसके ऊपर डेट पड़ चुकी है, उसके बाद उसको कोई फैक्ट पता लगे हैं, तो आपके ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन रिलेशन टू दीज फैक्ट्स। ठीक है, लेकिन अभी तक आपके ऑडिटर की रिपोर्ट इश्यू नहीं हुई है बाहर, मतलब जो आपके यूजर्स हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, उनको ये ऑडिटर रिपोर्ट बाहर इश्यू नहीं है हुई है, उस केस में आपके ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। तो ये कहता है कि देखो, हमारे ऑडिटर की पहली बात तो कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है नहीं इन रिलेशन टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एक बार जब उसने अपनी रिपोर्ट बना दी। ठीक है, लेकिन अगर ये फैक्ट कुछ ऐसे हैं, अगर ये फैक्ट ऐसे हैं, अगर इन फैक्ट्स के बारे में ऑडिटर को पहले से पता होता तो आपके ऑडिटर ने अपनी ऑडिट रिपोर्ट को अमेंड किया होता। उस केस में आपका ऑडिटर इन 3 ऑडिट प्रोसीजर्स को परफॉर्म करेगा। कौन कौन से? सबसे पहले इस मैटर को जाके डिस्कस करेगा मैनेजमेंट के साथ। मैनेजमेंट के साथ क्या करेगा? डिस्कस करेगा और ये देखेगा कि क्या इन मैटर्स की वजह से, इन फैक्ट्स की वजह से मुझे अपनी ऑडिट रिपोर्ट को अमेंड करने की नीड है या नहीं। अगर नीड है, मतलब सॉरी, इन मैटर्स की वजह से मेरी मैनेजमेंट को अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अमेंड करने की नीड है या नहीं, अगर नीड है तो ये बताओ कि मैनेजमेंट कैसे इस फैक्ट को एड्रेस करने की सोच रही है अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। ठीक है, आपकी अगली सिचुएशन आती है कि आपका ऑडिटर कौन कौन से ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करेगा इन रिलेशन टू दोज फैक्ट, मतलब आपके ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है इन रिलेशन टू दोज फैक्ट्स जो उसको मिले हैं आफ्टर दी ऑडिटर्स रिपोर्ट। लेकिन
इस केस में ऑडिटर्स रिपोर्ट बाहर भी इशू हो चुकी है, इट हैव बीन इशूड। तो आपके ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल सिमिलर है एज टू सिचुएशन नंबर 2, मतलब आपके ऑडिटर को यही काम करने हैं। सो दिस वाज योर ऐसे 560 के ऑडिट प्रोसीजर्स। उसके साथ साथ ये कुछ स्पेसिफिक इंक्वायरीज हैं जो आपका ऑडिटर परफॉर्म करता है। यहां से इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हो, यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। इसका आपका प्रोसीजरल पार्ट से कोई लेना देना नहीं है, ये एग्जांपल्स हैं जिनको, ये वो इंक्वायरीज हैं जो आपका ऑडिटर अगर मैनेजमेंट से करेगा तो उसको पता लगेगा कि क्या कोई सब्सिक्वेंट इवेंट हुआ है कि सब्सिक्वेंट इवेंट नहीं हुआ है। ठीक है, अब एक बार फटाफट मुझे समरी बता दो ऐसे 560 की मेरे साथ कि क्या है आपका ऐसे 560। बहुत ही छोटा सा स्टैंडर्ड है आपके लिए सीए इंटर में। इनफैक्ट आपका जो स्टैंडर्ड्स का जो मटेरियल है वो एनीवेज बहुत लिमिटेड है। ओके, इधर आओ, और अब मैं बाद में करती हूँ, आप मुझे सिर्फ बताओ सब्सिक्वेंट इवेंट क्या होते हैं। आपको आई एम सॉरी अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि बहुत ज़्यादा हम बीच बीच में रिवीजन करते हैं रोक रोक के। रिवीजन के बीच में भी बार बार रिवाइज कराने का मकसद सिर्फ इतना सा है कि आपके दिमाग में बात बैठ जाए। कोई फायदा नहीं होता अगर कोई, मैं चाहूँ तो इस पूरे के पूरे स्टैंडर्ड को ना 10 मिनट से कम टाइम में मैं खत्म कर सकती हूँ। आई कैन स्पीक दैट फास्ट एंड आई कैन बी सो क्विक। इसमें कुछ है ही नहीं स्टैंडर्ड में, लेकिन आपके पल्ले एक चीज नहीं पड़ेगी अगर मैंने 10 मिनट में पूरा स्टैंडर्ड खत्म कर दिया है। मोस्ट ऑफ द टीचर्स व्हाट दे डू, दे फॉलो दिस स्ट्रेटजी कि कंप्लीट दिस इंटायर स्टैंडर्ड इन 10 मिनट। आप मुझे खुद से दिमाग लगा के बताओ 10 मिनट में तो आप वार्म अप नहीं कर पाते हो, और बल्कि रेगुलर क्लास तो ऑब्वियसली नहीं है। रेगुलर क्लास में तो वी गोइंग टू मच डीप, मतलब टू मच डेप्थ, वी स्टडी इट अगेन एंड अगेन, वी डिस्कस ईच एंड टर्म अगेन एंड अगेन सो दैट आपके दिमाग के अंदर वो चीज बैठ जाए। लेकिन रिवीजन के टाइम में भी अगर इस टाइम पे, जब अभी आपके एग्जाम्स काफी दूर हैं, उस टाइम पे अगर मैं बोलूं कि मैं 10 मिनट में आपको स्टैंडर्ड रिवाइज कराती हूँ, 10 मिनट में तो आप ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव नहीं समझ पाते हो स्टैंडर्ड का। ठीक है, तो 10 मिनट में आप रिवाइज कैसे कर सकते हो। क्विक रिवीजन क्लासेस आएंगी चैनल पे, 10 मिनट में भी करेंगे, लेकिन वो बिल्कुल एग्जाम से पहले होगा। इस मोमेंट पे क्विकली खत्म करने का मत सोचो, इस मोमेंट पे रुक के पढ़ने का सोचोगे तो क्विकली करना इजी हो जाएगा, वरना क्विकली कभी आप कर ही नहीं पाओगे, सब्जेक्ट कभी भी आप रिवाइज नहीं कर पाओगे। ठीक है, फटाफट बताओ ऐसे 560 किसके बारे में बात करता है। ऐसे 560 बात करता है ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है सब्सिक्वेंट इवेंट्स को लेकर। सब्सिक्वेंट इवेंट को मेरा ऐसे 560 कहता है कि वो इवेंट्स जो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेट और ऑडिटर्स डेट के बीच में हुए हैं, प्लस वो फैक्ट्स जो आपके ऑडिटर को पता लगे हैं आफ्टर दी ऑडिटर्स रिपोर्ट। उसके बाद ऐसे 560 ने बताया कि स्कोप में कौन कौन सी चीजें आती हैं। तो ऐसे 560 ने बताया कि स्कोप में ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी कवर है इन रिलेशन टू सब्सिक्वेंट इवेंट, लेकिन वो चीजें, मतलब वो ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो ऐसे 720 में कवर्ड है इन रिलेशन टू अदर इंफॉर्मेशन, वो यहाँ पे कवर नहीं है। फिर ऐसे 560 ने बताया कि ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऑडिटर को क्या ऑब्टेन करने हैं, सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस, दो चीजों को लेकर। कौन कौन सी दो चीजें, नंबर 1 सब्सिक्वेंट इवेंट को लेकर, नंबर 2 फैक्ट्स को लेकर। वो सब्सिक्वेंट इवेंट जो आपके एडजस्टिंग थे इन नेचर, तो आपका ऑडिटर सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस कलेक्ट करेगा कि क्या आपकी मैनेजमेंट ने इन इवेंट्स को अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अप्रोप्रिएटली डिस्क्लोज किया है, एडजस्ट किया है या नहीं किया है। और आपके ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस कलेक्ट करने हैं इन रिलेशन टू दोज फैक्ट्स जो आपके ऑडिटर को पता लगे हैं आफ्टर द ऑडिटर्स रिपोर्ट। और अगर आपके ऑडिटर्स को ये फैक्ट पहले से पता होते तो उसने एक अमेंडेड ऑडिट रिपोर्ट दी होती। फिर हमने सोचा, मतलब सोचा नहीं, फिर हम आगे बढ़े और हमने देखा कि ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी इन रिलेशन टू द सब्सिक्वेंट इवेंट, मतलब हमारा ऑडिटर कौन कौन से ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करके सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस कलेक्ट करेगा इन रिलेशन टू इवेंट्स जो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेट और आपके ऑडिटर्स रिपोर्ट की डेट के बीच में होते हैं। तो आपके स्टैंडर्ड ने बोला कि आपका ऑडिटर सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करेगा ऐसे एडजस्टिंग इवेंट को, उसके बाद उसको डिटरमाइन करना पड़ेगा एनटीई क्या है ऑडिट प्रोसीजर्स का। तो एनटीई ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स को डिसाइड करने के लिए सबसे पहले वो अंडरस्टैंड करेगा कि मैनेजमेंट का खुद का क्या प्रोसीजर है, मैनेजमेंट खुद से कैसे आइडेंटिफाई करती है इन सब्सिक्वेंट इवेंट को। और उसके साथ साथ वो ये देखेगा
कि वो इंक्वायरी करेगा मैनेजमेंट से कि ड्यूरिंग द ईयर क्या आपको कोई सब्सिक्वेंट इवेंट मिले, उसके साथ साथ वो मैनेजमेंट की मिनट्स ऑफ मीटिंग को भी पढ़ेगा, और वो अगर मैनेजमेंट की कोई लेटेस्ट इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट अवेलेबल है तो उनको भी अंडरस्टैंड करेगा। उसके बाद लास्ट स्टेप था कि ऑडिटर ये देखेगा कि ये जो इवेंट्स थे आपकी मैनेजमेंट ने इन इवेंट्स को अप्रोप्रिएटली अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डिस्क्लोज किया है या नहीं किया है। फिर आता है ऑडिटर कैसे ऑब्टेन करेगा सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस इन रिलेशन टू फैक्ट्स। फैक्ट्स में दो टाइप के फैक्ट्स आएंगे, वो फैक्ट्स जो आपके ऑडिटर को ऑडिटर्स रिपोर्ट के बाद मिले हैं। पहली सिचुएशन में अभी तक आपकी ऑडिटर्स रिपोर्ट बाहर इशू नहीं हुई है, दूसरी सिचुएशन में ऑडिटर्स की रिपोर्ट बाहर इशू हो चुकी है। दोनों ही सिचुएशन में ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी सेम है, मतलब ऑडिटर को सेम ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करके सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस कलेक्ट करते हैं। सबसे पहले पॉइंट कहता है देखो, एक बार अगर ऑडिटर्स रिपोर्ट बाहर चली गई, एक बार बाहर इशू होगी, मेरे ऑडिटर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। दूसरा पॉइंट कहता है लेकिन अगर ये ऐसे फैक्ट हैं, अगर ये फैक्ट मेरे ऑडिटर को पहले से पता होते तो माय ऑडिटर वुड हैव अमेंडेड हिज ऑडिट रिपोर्ट। उस केस में तो वो क्या करेगा, डिस्कस करेगा इट मैटर इस मैटर को मैनेजमेंट के साथ, और उसके साथ साथ वो देखेगा कि इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या कोई अमेंडमेंट करने की नीड है। अगर उसको लगता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अमेंड करने की नीड है तो मैनेजमेंट को पूछेगा कि मैनेजमेंट तुम कैसे अमेंडमेंट करने की सोच रहे हो। ठीक है, सो दिस वाज योर एसए 560 का प्रोसीजरल पार्ट। एक क्वेश्चन बनता है कि आपका ऑडिटर जब इंक्वायरी करेगा, आपका ऑडिटर कौन कौन सी इंक्वायरीज कर सकता है इन ऑर्डर टू डिटरमाइन कि क्या कोई सब्सिक्वेंट इवेंट है या नहीं है। तो ये क्वेश्चन बनता है कि कौन कौन सी स्पेसिफिक इंक्वायरीज आपका ऑडिटर कर सकता है। तो आपका ऑडिटर पूछ सकता है मैनेजमेंट से, वैसे बुक में 9 पॉइंट है बट मैंने मोटे मोटे 7 पॉइंट लिए हैं, अगर आप 7 भी कर लो इट इज मोर देन सफिशिएंट। ओके, तो कौन कौन सी स्पेसिफिक इंक्वायरीज हैं जो आपका ऑडिटर करेगा। सबसे पहले वो पूछेगा कि क्या कोई मैनेजमेंट की न्यू कमिटमेंट है, न्यू बोरोइंग्स है, या कोई न्यू गारंटी दी है आपकी मैनेजमेंट ने, राइट। उसके साथ वो बोलेगा कि क्या मैनेजमेंट ने कोई एसेट सेल किया है, कोई एसेट को एक्वायर किया है ड्यूरिंग द पीरियड, तो भी उसको एक आइडिया मिल जाएगा कि क्या कोई इवेंट है या नहीं है, या कोई फैक्ट उसको अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का हिस्सा बनाना चाहिए, मतलब उसके फैक्ट के रिलेशन में उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है या नहीं। उसके साथ साथ कोई भी इवेंट जो अकर्ड हुआ है ड्यूरिंग अ पीरियड विच में अफेक्ट द रिकवरेबिलिटी ऑफ एसेट। कोई भी इवेंट फॉर एग्जांपल रिकवरेबिलिटी ऑफ एसेट का मतलब कि उस एसेट से वो अगर वो बेचने जाए तो क्या वो अपने एसेट को रिकवर कर पाएगा या नहीं। तो कोई भी ऐसा इवेंट हुआ है जिससे उसके रिकवरेबिलिटी ऑफ एसेट के ऊपर इफेक्ट आता है, या आपकी एंटिटी ने अपनी कैपिटल को इंक्रीज किया है या डेट को इंक्रीज किया है, या एंटिटी में कोई ऐसी इंडिकेशन है कि मर्जर हो सकता है या लिक्विडेशन हो सकती है, या आपकी एंटिटी के एसेट डिस्ट्रॉय हो गए हैं बाय फायर, बाय फ्लड ईटीसी, या आपकी एंटिटी ने कोई अनयूजुअल अकाउंटिंग एडजस्टमेंट करी है, या कोई भी इवेंट जो अक्कड़ हुआ है विच इज अफेक्टिंग योर अकाउंटिंग पॉलिसीज। तो ये सारी स्पेसिफिक इंक्वायरीज हैं जो आपका ऑडिटर आपकी मैनेजमेंट से कर सकता है। ये प्योर लर्न करने का क्वेश्चन है, ये प्योर लर्न करने का क्वेश्चन है। ऑल्दो रेगुलर क्लास में हम रुक के इनके ऊपर एग्जांपल्स लेते हैं, बट अभी इतना टाइम नहीं है इस रिवीजन क्लास में, क्योंकि अगर मैं 7 पॉइंट के ऊपर एग्जांपल्स समझाने लग जाऊंगी देन इट विल टेक लाइक मोर देन 30 मिनट्स। सो आपको ये वाला स्पेसिफिक इंक्वायरीज जो आपका ऑडिटर कर सकता है, ये क्वेश्चन आपको लर्न करना है। एक डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसका आपके ऐसे के प्रोसीजरल पार्ट से कोई लेना देना नहीं है। सो दिस वॉज योर एसे 560। आई होप कि आपको ये स्टैंडर्ड अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये स्टैंडर्ड अच्छा लगा है तो do like the video, do comment on the video, and if you want more videos of any particular or any other chapter, any other question, anything which I am not aware of, because what I am putting right now I'm putting relating to the subject as per my understanding. You can put that in the comment box, and I hope that you've liked it, and if you've liked it, do like it, do subscribe to the channel, and thank you so much coming to the channel. Have a great day. Thank you. Bye.